हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं। 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद है आपने ज़रूर देख ली होंगी। आज हम लोग 11 नंबर की क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये क्लासेस एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेटेड कंटेंट के साथ सरल भाषा में और जहां पर डायग्राम यानी चित्रों की आवश्यकता है उनके साथ आपको ये कराई जा रही है। इन क्लासेस को पढ़ने के बाद आपको अन्य कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन क्लासेस के आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको क्लास के बीच में ही पता चलेगा, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सजीव और निर्जीव वस्तुओं से एक प्रश्न बनना तय है। और आज हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में अंतर बताएं। तो यहां पर हम लोग बहुत अच्छे से ये अंतर जो है वो देखने वाले हैं। अब पहले तो आप ये जान लो कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से बनता है। तो अगर आ जाए कि सजीव वस्तुओं की परिभाषा दीजिए, तब भी आपको सजीव के बारे में ही लिख देना है। आ जाए निर्जीव वस्तुओं की भाषा लिखिए, तब परिभाषा लिखिए, तब भी आपको निर्जीव वस्तुओं वाला पूरा लिख देना है। अगर आ जाए आकार तथा मापन के आधार पर सजीव वस्तु के बारे में बताएं, तब आपको यह परिभाषा लिख देनी है। मतलब जितने भी टाइप से पूछेगा, सारा का सारा आपका इस क्लास के माध्यम से जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आकार और माप जो है वो किस तरह का होता है। सबसे पहले तो बात आती है सजीव वस्तुओं की। तो सजीव वस्तुएं वो होती हैं जो निरंतर बढ़ती रहती हैं, जैसे आपके जीव हुए, ठीक है, जंतु हुए, इसी के साथ साथ पेड़ पौधे हुए, ये सारे के सारे सजीव वस्तुओं में आते हैं। निर्जीव वस्तुओं में क्या है, जो चीजें सजीव वस्तुओं के प्रयोग से बनाई जाती हैं, जैसे लकड़ी है। अब ये क्या है, लकड़ी तो प्राकृतिक है, लेकिन इसके माध्यम से क्या बना दी गई, कुर्सी बना दी गई, मेज बना दी गई। तो ये सारा का सारा किसमें आ जाता है, निर्जीव वस्तुओं में। तो सबसे पहली बात कि सजीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार जो है वो निश्चित होता है। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, तो लड़के की अगर आप लंबाई बात करोगे तो एक औसतन ही होती है, लगभग 5.5 से 7 फीट के बीच में सभी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन निर्जीव वस्तुओं की आकार और आकृतियां क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है कोशिकीय संरचना। तो सजीव जो वस्तुएं होती हैं, इनकी रचना अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अर्थात सजीवों का जो शरीर है अनेक कोशिकाओं का बना होता है। वो चाहे आपकी पादप कोशिका हो, चाहे वो जंतु कोशिका हो। कोशिका में जो है वो जीव द्रव्य पाया जाता है, और कोशिकाओं के विकास के ही द्वारा जो है जो आपका मानव है या जीव जंतु है उनमें शारीरिक रूप से वृद्धि होती है। जबकि निर्जीव वस्तुओं में कोशिका जैसी कोई भी चीज नहीं पाई जाती है। जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो विभिन्न भागों के जुड़े होने से, जो कि कण तत्व या यौगिक के माध्यम से होते हैं, उनसे बनती है। और इनमें किसी भी तरह की कोशिकीय संरचना नहीं होती है। तो सबसे पहली बात, जो सजीव वस्तुएं हैं उनकी आकृति और आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका आकृति और आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। दूसरी बात, जो सजीव हैं उनकी अपनी कोशिकीय संरचना होती है, और उनके माध्यम से ये विकास करती हैं, या इनमें जीव द्रव्य पाया जाता है जिनके माध्यम से बढ़ती हैं। और जो आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इनमें कण पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, यौगिक के माध्यम से इनका क्या होता है, विकास होता है। अब तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे शारीरिक संगठन। तो सजीवों में शारीरिक संरचना जो है वो अनेक अंगों तथा अन्य तंत्रों की बनी होती है। जबकि निर्जीवों के आकार का गठन इनके तत्वों या अन्य तत्वों के भागों के जोड़ने से होता है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले सकते हो। जैसे एक आपने मानव को ले लिया, तो उसमें क्या है, उसमें आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, पैर भी है, हाथ भी है, और ये सबके हैं, और उन्हीं के द्वारा ही उसका पूर्ण रूप से जो है एक संरचना निर्मित होती है। लेकिन अगर कोई आप निर्जीव वस्तु ले लो, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूं मेज की या कुर्सी की, अब क्या है, ये चाहे मेज या कुर्सी का कोई भी भाग है तो वो एक
तत्व था कौन सा, लकड़ी, उसके तोड़ने से, उसको मिलाने से ही बनी है। तो निर्जीवों का जो आपका पूरी की पूरी संरचना होती है ये किसी धातु या तत्व को तोड़ने या जोड़ने से होती है, जबकि सजीवों की जो संरचना है वो विभिन्न अंगों के निर्माण से होती है। और अंग किसके द्वारा बनते हैं, अंग बनते हैं कोशिका के द्वारा। अगला है उपापचय, महत्वपूर्ण है मेटाबॉलिज्म। तो सजीवों में रचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं हर समय जो हैं वो होती रहती हैं। अब हर समय कैसे होती रहती हैं, जैसे आपकी लंबाई कब बढ़ गई, आपने कभी ये गेस किया है, ये पता ही नहीं चलता है, ये एक सतत प्रक्रिया है, धीरे 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 लंबाई बढ़ती जाती है और आपको ये पता भी नहीं चलता। अर्थात ये क्रियाएं हर समय होती रहती हैं। विघटनात्मक क्रियाएं क्या होती हैं, क्या आपको पता चला कि आप बचपन से युवावस्था में कैसे पहुंचे, युवावस्था से वृद्धावस्था में कैसे पहुंचे, तो वो एक नियमित प्रक्रिया है और धीरे धीरे ये चीजें शारीरिक रूप से दिखती रहती हैं। जबकि निर्जीवों में उपापचयी क्रिया नहीं होती है। निर्जीव वस्तुएं जैसे लकड़ी है तो वो क्या होती है, टूट ही जाती है, या उस पर पानी अगर डालोगे तो क्या है, वो बेकार हो जाएगी। लेकिन सजीवों में ऐसा नहीं है कि आप पानी डालोगे तो वो बेकार हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सजीवों में रचनात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती हैं और निर्जीवों में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अगली बात आती है श्वसन की। तो सजीवों में श्वसन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है सजीवों में, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जीव जंतु, जो कि सतत है। स्पेशली भोजन और आपके जीवन का आधार यही है। अगर श्वसन नहीं होगा तो आपके जीवन का आधार ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है निर्जीवों में। निर्जीवों में श्वसन से संबंधित कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। अगला है पोषण। तो सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इन्हें भोजन से प्राप्त होती है। आप कोई भी मनुष्य ले लो, जीव जंतु ले लो, तो इनको भोजन की आवश्यकता होती है। जो पत्तियां होती हैं वो भी भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश में, किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो इनको भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीवों को भोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। आप किसी कुर्सी मेज या पंखे को आप जो है वो भोजन नहीं खिलाते हो। तो अच्छे से आप ध्यान रखना, सबसे पहली बात, जो आपका सजीव है इसका आकार और आकृति निश्चित होती है, जबकि निर्जीवों की आकार एवं आकृति माप निश्चित नहीं होती है। सजीव जो है वो कोशिकाओं के द्वारा मिलकर के बने होते हैं, जबकि जो निर्जीव होते हैं ये तत्व अर्थात कणों के द्वारा मिलकर के बने होते हैं। सजीवों की शारीरिक संरचना होती है जो कि अंगों के द्वारा बनती है। निर्जीव विभिन्न टुकड़ों के माध्यम से, विभिन्न तत्वों के अनेक भागों के माध्यम से निर्मित होता है। सजीवों में रचनात्मक विघटनात्मक क्रियाएं होती रहती हैं। निर्जीवों में उपापचय संबंधी कोई क्रिया नहीं होती है। सजीवों को श्वसन की आवश्यकता होती है, श्वसन के द्वारा ही उनका नियमित विकास होता है, जबकि निर्जीवों में श्वसन संबंधी कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात ये पोषण करते हैं, इन्हें भोजन के लिए अनेक अनेक प्रोसेस होते हैं, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर आपको क्लास में याद हो गया तो एक थैंक यू जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अगला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए आ जाए। ये पौधे तथा जानवर अपने को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं, ये आपको जो है यहाँ पर समझाना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, डीएलएड और ये जो आपका बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर स्पेशली इससे संबंधित जो है यहाँ पर मैंने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। आप सब काफ़ी अच्छी संख्या में जुड़े हुए हो और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हो। तो इसको अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस भी मिल जाती हैं। क्लासेस के PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने नई शुरू करी है, आपको इस पर जो है वो डेली बेसिस पर क्विजेस मिल जाते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पर इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब करने में भैया कंजूसी ना करो, वरना आपका ही घाटा होगा। जितनी मेहनत से हैंड रिटन बना करके आपके लिए मैं क्लासेस ला रहा हूं, कोई दूसरा चैनल नहीं कर रहा, मैं खुद देख रहा हूं, पुराना कंटेंट ही रिवाइज किया जा रहा है। तो नया कंटेंट एकदम आप पढ़ रहे हो तो वीडियो को लाइक किया करो, कॉलेजेस के ग्रुप्स में शेयर जरूर किया करोगे। तो सबसे पहली बात आती है अनुकूलन क्या होता है। तो परिवेश के अनुरूप अपने को ढालना ही अनुकूलन होता है। जैसे आपकी मछलियां होती हैं, तो मछलियों के लिए अनुकूलित जगह क्या है, उनके लिए अनुकूलित जगह है जल, उनको जल में रहना सही है। अगर उनको आप स्थल पर ले आओगे तो वो मर जाएंगी। इसी तरह जो आपके पक्षी होते हैं तो उनके लिए अनुकूलित जगह क्या है, आसमान है, उनको उड़ना पसंद है और ऊपर पेड़ पौधे पर ही वो घोंसला बनाते हैं। मनुष्य आपका हो गया, तो मनुष्य के लिए अनुकूलित जगह क्या है, तो मनुष्य के लिए अनुकूलित
जगह है पृथ्वी, इस पर ही वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मनुष्य को जल में रहने के लिए कह दो तो उसके सामने दिक्कत होगी, कहां पर वो सब्जियां उगाएगा, कहां पर फसलें उगाएगा, कैसे व्यापार करेगा, तो उसके सामने दिक्कत हो जाएंगी। इसी तरह पेड़ पौधे भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ रेगिस्तानी कटीली झाड़ियां हैं तो उनको रेगिस्तान में ही उनकी उपज अच्छी है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फसलें हैं, आपकी गेहूं की फसल हुई और किसकी हुई, चावल की फसल हुई, तो चावल की फसल खरीफ है तो खरीफ वाले मौसम में उगना अच्छा रहता है। चावल को अगर आप गेहूं वाले मौसम में अर्थात रबी की फसल में अगर आप बो दोगे तो क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होगी। अर्थात इसी को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, अनुकूलन के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे। तो भिन्न भिन्न परिवेश में जंतु तथा पेड़ पौधे अपने को निम्न प्रकार जो है वो अनुकूलित करते हैं। तो तालाब के जल में विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे मछलियां, मेढक, कछुआ, कीड़े मकोड़े आदि जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जल में डूबे हुए तथा कुछ तैरते हुए पौधे दिखाई देते हैं। जल में रहने वाले पौधे तथा जंतु क्रमशः जलीय पौधे तथा जलीय जंतु कहलाते हैं। अर्थात जो आपके जलीय जंतु होते हैं जैसे मछली हुई, मेढक हुए, कछुआ हुए, कीड़े मकोड़े हुए, तो इनके लिए अनुकूलित जगह क्या होती है, तालाब, कुआं या अन्य पोखर वगैरह होते हैं। तो इन पौधों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जलीय पौधे या जलीय जंतु के नाम से जानते हैं। जबकि मेढक तथा बत्तख के पैरों की अंगुलियों के मध्य झिल्ली या पाद जाल होता है, वह इन जालों की सहायता से तैरने में पतवार की तरह सहायता करते हैं। अब जो मेढक है या बत्तख है तो उसके जो पाद जाल होता है तो उन्हीं में पाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से वो तैरते हैं। तो उनके लिए अनुकूलित जगह क्या है, तैरना, जो कि जल है। ठीक है, अब मनुष्य के अंदर चलने के लिए पैर पाए जाते हैं। तो अब ये पैर जो हैं ये गहरे पानी में चल तो नहीं सकते, तो इनके लिए चलने के लिए भूमि है, प्रकृति का जो उपहार है, तो इनके लिए भूमि सही है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्थलीय जीव जो है वो कहा जाता है। मछली का शरीर जो है वो नाव की आकार की तरह होता है। ये सवाल पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जो मछली का शरीर है वो कैसा होता है, नाव की आकार का होता है या त्रिभुजाकार होता है, अंडाकार होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो मछली का शरीर है वो नाव के आकार का होता है। अब अगर नाव के आकार का होता है तो आप अच्छे से समझ रहे हो, जल में आगे बढ़ने के लिए सहायक होगा। इसके दोनों सिरे जो हैं वो नुकीले होते हैं, बीच वाला भाग जो है वो चौड़ा होता है। जो अगला सिरा नुकीला होता है, इसी से ये भोजन जो है वो ग्रहण करती हैं, और बीच का भाग चौड़ा होता है जहां पर पंख वगैरह पाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आगे तैरने में सहायता देती है। इस तरह की आकृति को धारा रेखित कहते हैं। अर्थात प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि मछलियों की आकृति कैसे होती है, रेखित संरचना होती है, अरेखित संरचना होती है, रेखित तथा अरेखित संरचना होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो ध्यान रखना, मछलियों की संरचना कैसी होती है, इनकी संरचना रेखित होती है, अर्थात इन पर जो है वो धाराएं बनी रहती हैं। धारा रेखित शरीर तैरने में सहायता करता है। जो बीच वाला भाग चौड़ा होता है वही तैरने में सहायता करता है। मछली के शरीर पर जो है वो पंख पाए जाते हैं जिनसे यह तैरती है। मैंने पीछे भी आपको बताया है, मछलियों को तैरने में सहायता कौन करता है, तो तैरने में सहायता करती हैं पंख। मछली की पंख और पूंछ पतवार की तरह काम करती है। मछली के से शरीर के पिछले हिस्से में जो पंख होते हैं, जो आपके पंख नहीं होते, पूंछ होती है जो कि लगातार चलती रहती है जब ये तैरती हैं। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो यह जीवित नहीं रहेंगी। अर्थात मछली जो है वो कैसा जंतु है, ये एक जलीय जंतु है जो जल में रहने में जो है अपनी सहायता पाता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतुओं की रचना में जल में रहने के अनुकूल होती है। तो जो पौधे जल में रहते हैं उन्हें जलीय पौधे, जो पौधे स्थल पर रहते हैं उन्हें स्थलीय पौधे, जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलीय जंतु, और जो जंतु स्थल पर रहते हैं उनको स्थलीय जंतु के नाम से जो है वो हम लोग जानते हैं। उम्मीद है ये वाला प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट ये सवाल भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं, जल में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, तो आप कर लोगे। इतने आसान भी सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल पेपर में आपको बहुत ही कठिन जो है वो देखने को मिलेंगे। अच्छा, मछलियां सांस कहां लेती हैं, तो मछलियों के सांस लेने के लिए क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको एक चीज मैं और बता दूं, आप सबसे पहला काम ये करो कि ये टेलीग्राम ज्वाइन करो, जहां पर आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ। साथ ही साथ में आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है पूरी की पूरी, जो कि डीएलएड बीटीसी क्लासेस को लेकर के, इसमें सीडीपी से संबंधित कुल मिलाकर के 18 क्लासेज हैं, जिनमें 12 क्लास में थ्योरी कंप्लीट
कराई गई है और 6 क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। तो इनको भी आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपकी क्लासेस काफी ज्यादा सहायता करेंगी सीडीपी में। बाकी नियमित बेसिस पे रहिएगा, क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी। एक थैंक यू जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।